बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों एक वीडियो इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर की डाल रखी है, आप लोगों ने देखा होगा उसको। अभी कल ही आपकी वीडियो लाइव हुई थी और आज मैं प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष ये मॉडल पेपर लेकर के। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं आगे के चैप्टर्स के बारे में बताऊँगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं चैप्टर्स को आपको बताने का प्रयास करूँगा तो आपका शायद पूरा का पूरा चैप्टर ना कंप्लीट हो जा पाए एक वीडियो में, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा थे। मैंने लास्ट में आपको बताए थे बहुत सारे चैप्टर हैं आपके, यानी कि लगभग हमने 46-47 चैप्टर बताए थे आपको। सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है यानी लंबा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मॉडल पेपर एक दे दिया जाए जिसमें कि हर एक चैप्टर से आप देखेंगे 4-5 प्रश्न जो है या फिर 2-3 प्रश्न, इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी मॉडल पेपर के तरीके से यानी कि आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, छांट करके इन प्रश्नों को आपके समक्ष भेजा जा रहा है। तो आप लोग अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास वीडियो को। ओके, चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। आसानी से हर एक मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर यानी कि बीए सेकंड मतलब कि सेमेस्टर 2 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा, ये आपके पेपर का नाम है। यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। हम विस्तार से लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने 100 से अधिक प्रश्नों पर जो है कल की वीडियो में चर्चा करी थी, जिसको आप लोगों का प्यार अच्छा मिल रहा है। तो उसी प्यार को देखते हुए मैंने सोचा कि एक और आपको दे दिया जाए ताकि आप और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। और जहाँ इसके एक भी मॉडल पेपर आपको नहीं आने थे, मतलब कि ऐसा था कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी, क्रिएट हो गई थी कि मॉडल पेपर आपके बन नहीं पा रहे थे, मतलब कि बन भी नहीं जो है सकते थे। बड़ा जो है जटिल जो है उसमें मैं फंस गया था, मतलब कि किसी वैसे फंस नहीं गया था, मतलब टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। मैं मतलब कि था कि टाइम थोड़ा सा भी नहीं निकल पा रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों के प्यार के आगे जो है जितना भी आपका था सारा का सारा जो है कहीं ना कहीं पे प्यार के आगे आपके जो है जितना टाइम था सब का सब निकलता चला गया और आपके समक्ष में हाजिर हूँ। आइए हम चर्चा करते हैं एक एक प्रश्न के बारे में और जानते हैं आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा पर्टिकुलर। पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार की समाप्ति द्वारा किस न्याय की प्राप्ति का प्रयत्न किया गया है। तो संपत्ति, चूंकि संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, यानी कि अगर आप सरकार जो है किसी के संपत्ति पर या किसी की जो पर्सनल संपत्ति है उस पर सरकार को कब्जा करना है या फिर सरकार को कुछ करना है, तो उसके लिए सरकार को पहले क्या करना पड़ता था। सरकार को पहले, मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार को जो है एक प्रकार से बात की जाए तो क्या करना पड़ता था। सरकार जो है उनसे मुआवजा देती थी, उनसे पूछती थी, या सरकार बिना जो है मालिक की मर्जी के जो भूमि स्वामित्व है यानी कि जो भूस्वामी है बिना उसकी मर्जी के उस पर कब्जा नहीं कर सकता था। तो इसको लेकर के क्या हुआ कि बहुत सारे राजा महाराजा जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करी और अंग्रेज़ों से वो बहुत ज़्यादा ज़मीन पा गए थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि कुछ एक दूसरा जो वर्ग था उसी समाज का, अरे समाज मुख्य रूप से एक जो है तो भूस्वामित्व वर्ग में बट गया और एक जो है सरबराह वर्ग में बढ़ गया, यानी कि जिसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए करके, जो भूस्वामियों के यहाँ पर नौकरी किया करते थे वो वर्ग बचा। तो खास करके इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, उसको एक कानूनी अधिकार रख दिया गया। तो इसी प्रकार से प्रश्न है, तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार की समाप्ति जो है द्वारा किस न्याय की प्राप्ति का प्रयत्न किया गया, यानी कि अगर हमने संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया तो हमको कौन सी प्रकार का न्याय मिला, आर्थिक न्याय मिला है या राजनीतिक न्याय मिला है या सामाजिक न्याय मिला है या इनमें से कोई न्याय नहीं मिला है। ये आपसे प्रश्न है और बड़ा अच्छा प्रश्न है तो मेरे हिसाब से और परीक्षा की दृष्टि से भी। तो ये न्याय कैसा हुआ, आर्थिक न्याय हुआ है। आर्थिक न्याय किनके लिए, जो बेचारे गरीब थे जिनके पास कुछ नहीं था उनको ज़मीनें देने का प्रयास, और एक प्रकार से जिनके पास ज़्यादा थी उनसे लेकर के जिनके पास कम थी उनको देने का प्रयास इसके तहत किया गया। तो ये आर्थिक समानता को कहीं ना कहीं पे दिखाता था और एक प्रकार से इससे क्या मिला, जनता को आर्थिक न्याय मिला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न है आर्थिक न्याय की दृष्टि से भारतीय संविधान का प्रमुख अनुच्छेद है। आर्थिक, चूंकि इसमें एक चैप्टर मैंने बताया था आपको कल की भारतीय मतलब कि संविधान को भी थोड़ा बहुत इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए आर्थिक न्याय की दृष्टि से भारतीय संविधान का प्रमुख अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत बताता है। अनुच्छेद 14 आप देखेंगे विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 जो है आपका किसके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 15 जो है आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
जो है जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, यानी कि आप महिला पुरुष इसमें भेद नहीं होगा, आप शूद्र वर्ग के हो या आप ब्राह्मण वर्ग के हो इसमें भेद नहीं होगा। इसी प्रकार से आप जो है निग्रोइड प्रजाति के हो, आप जो है द्रविड़ के हो या फिर आप आर्यन प्रजाति के हो तो आपके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसी प्रकार से आप जो है हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी प्रकार से ये बातें बताई गई। और अनुच्छेद 39 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 39 ही आर्थिक न्याय की दृष्टि से संबंध रखता है, आर्थिक न्याय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 39 जो है ये आर्थिक न्याय यानी कि जो है ये नीति निर्देशक जो तत्व हैं संविधान में, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, मैंने आपको बताया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये सेकंड सेमेस्टर है आपका। तो जो अनुच्छेद 39 है ये DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है आपका उसमें शामिल है। और उसमें खास करके ये राज्य के द्वारा यानी कि देश के द्वारा या फिर जो भी देश होगा उसके द्वारा जनता को दिया जाता है, जनता के लिए होता है कुछ नियम कायदे इसमें कि राज्य जो है चाहे तो कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता, ये बात उसमें मेंशन है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें थी। तो ये अनुच्छेद C आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है कि न्याय की अधिकतम प्राप्ति संभव है। न्याय की अधिकतम प्राप्ति संभव है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र में संभव है, या अधिनायक तंत्र में संभव है, या साम्यवादी शासन में संभव है, या फांसीवाद राज्य में संभव है। फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो न्याय की जो अधिकतम प्राप्ति होती है वो जितना ज़्यादा आपको लोक जो है तंत्र में मिल जाएगी, यानी जितना आपको लोकतंत्र में मिलेगी उतना डेमोक्रेसी में उतना कहीं पर भी आपको न्याय नहीं मिलती है। न्याय की अधिकतम प्राप्ति लोकतंत्र में संभव है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आप लोगों से एग्जाम से प्रश्न छपेगा तो आप आसानी से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? सार्वजनिक उद्यम आवश्यक है, या निजी उद्यम आवश्यक है, या न्याय आवश्यक है, या संपत्ति का मौलिक अधिकार आवश्यक है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? न्याय। यानी अगर न्याय सही नहीं है लोकतंत्र में तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। न्याय जो होता है लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे अनिवार्य तत्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट होगा, न्याय। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक चैप्टर का नाम ही है न्याय। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला है आपका जो है प्रश्न कि न्याय की विवेचना करने वाली प्राचीनतम रचना कौन सी है इनमें से? न्याय की विवेचना करने वाली प्राचीनतम रचना, सबसे पुरानी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है रिपब्लिक, ऑप्शन बी है पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी है प्रिंस, और ऑप्शन डी है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो न्याय की अगर विवेचना करने की सबसे प्राचीनतम पुस्तक की अगर बात की जाए तो रिपब्लिक पुस्तक है। किस कौन सी पुस्तक है? रिपब्लिक। ओके, प्लेटो का न्याय सिद्धांत इसमें बताएगा तो रिपब्लिक में बताएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शक्ति एक बड़ा जटिल जाल है। क्या शक्ति जो होता है एक बड़ा जटिल जाल होता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर डहल का, या डोहन का, या रूसो का, या कार्ल मार्क्स का। किसका है भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शक्ति एक बड़ा जटिल जाल है, ये कथन कहा था प्रोफेसर डहल महोदय ने। ऑप्शन ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बड़ी मेहनत के बाद मैं इन सभी प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं मेरे प्यारे दोस्त। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अन्य सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करेंगे तभी आपको वीडियो और ज़्यादा मिल पाएगी मेरे प्यारे दोस्त। जितने ज़्यादा आप मोटिवेट मुझे करोगे उतना दबा करके मैं वीडियो दूंगा, उतनी मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। और दबा करके आपको बता दूँ कि मतलब दबा करके कहने का मतलब ये है थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को बोलने में, इसलिए दबा करके। अब ये मत सोचिएगा क्या दबा करके, तो भाई सब्सक्राइब लाइक वगैरह अगर दबा देंगे आप अच्छे तरीके से तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, और जो है मुझे पढ़ाने में भी नहीं, और अच्छा मज़ा लगे, मतलब कि मज़ा आएगा मुझे बिल्कुल यूट्यूब पर आपको पढ़ाने में, बिल्कुल बिना किसी चार्ज के पढ़ाने में। तो मैंने यही सोचा कि एक प्रकार से मैं ऐप पर कहाँ इस समय पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो है मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। चूँकि आप लोगों का थोड़ा बहुत जो है, आप लोग जब ये कहते हो कि सर जी आप जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सारी दुआएं पूरी हुई, ये सब आप उसमें लिखते हो जब कमेंट में, तो पढ़ता हूँ जब मैं, तो बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मुझको मिलता है, और बहुत ज़्यादा आप लोगों की दुआएं जब आती हैं तो बहुत ज़्यादा कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो इसके लिए मुझे और कुछ थोड़ी ना चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, यही जो आप लोग दे रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न मेरे पास दोस्तों जो है बर्ट्रैंड रसेल, ये एक व्यक्ति है, तो इनकी पुस्तक कौन सी है? आपसे पूछा रहा कि बर्ट्रैंड रसेल की पुस्तक कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी है रिपब्लिक, ऑप्शन सी स्पिरिट ऑफ लॉज और ऑप्शन डी है सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत। अच्छा, इन सभी पुस्तकों के जो है बारे में मैंने कल आपको बताया भी होगा, तो ये जो है उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। तो बर्ट्रैंड रसेल की जो पुस्तक है इनमें से वो कौन सी है? सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत, ये इनकी पुस्तक है। क्या ऑप्शन नंबर जो डी में दी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है राज्य के द्वारा इच्छित व्यवहार कराने वाले या कराने की इनमें से कौन सी विधि नहीं है? राज्य के द्वारा इच्छित व्यवहार कराने की इनमें से कौन सी विधि नहीं है? अनुनय, पुरस्कार, जेल यात्रा, फिर दंड। तो अनुनय, पुरस्कार, दंड या फिर जेल यात्रा। राज्य के द्वारा इच्छित व्यवहार कराने में मतलब कराने की इनमें से कौन सी विधि नहीं है? कौन सी विधि नहीं भाई? कौन सी विधि नहीं? तो जेल यात्रा जो यही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता को कितने वर्गों में बांटा है? मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता को कितने वर्गों में बांटा भाई? तो मैक्स वेबर की अगर बात की तो इन्होंने औचित्यपूर्णता को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं 3 वर्ग, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। ग्रेस ए जोन्स ने औचित्यपूर्णता के कितने स्रोत बताए हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ग्रेस ए जोन्स ने औचित्यपूर्णता के कितने स्रोत बताए हैं? ऑप्शन ए 5, बी है 7, सी है आपका 3 और डी है आपका 11। बताने का प्रयास करें। ग्रेस ए जोन्स ने औचित्यपूर्णता के कितने स्रोत बताए? तो इन्होंने मुख्य रूप से 7 स्रोत बताए हैं औचित्यपूर्णता के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक कथन दिया गया, यानी कि यह कथन किसका? कौन सा? कि औचित्यपूर्णता का संकट परिवर्तन का संकट है। अगर औचित्यपूर्णता में संकट उत्पन्न होगा तो परिवर्तन में भी संकट उत्पन्न होगा, या औचित्यपूर्णता का संकट परिवर्तन का संकट है, ऐसा कथन किसने कहा? रॉबर्ट रहल ने कहा, या रोबे ने कहा, या फिर एम लिप्से ने कहा, या फिर मैक्स वेबर ने कहा? करेक्ट आंसर क्या होगा? उसका करेक्ट आंसर आपका होगा एम लिप्से। तो एम लिप्से महोदय ने कहा कि औचित्यपूर्णता का संकट परिवर्तन का संकट है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, और बड़े अच्छे तरीके से हम उन प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए और विस्तार से हम समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को महत्व देने वाले दार्शनिक कौन से हैं? कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को महत्व देने वाले दार्शनिक कौन से हैं? तो बेंथम और जेएस मिल गुरु चेले हैं, इन्होंने जो है कानूनी अधिकारों के सिद्धांत को महत्व दिया था। ओके, बात ध्यान रखेंगे। मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्न कंपैरेटिव जो है पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके पीटर मार्कल। कौन है? पीटर मार्कल। ओके, इस पुस्तक के लेखक है। किस पुस्तक के? मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न ये है कि राजनीतिक संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय अभिज्ञान या तदात्म्य का एकात्म्य। ओके, और बी ऑप्शन है साथी नागरिकों के साथ एकात्म्य, और सी ऑप्शन है शासन निर्गतों के बारे में मतलब कि आस्वथाएँ, और उसके बाद में डी ऑप्शन है जनमत की अभिव्यक्ति। तो ये राजनीतिक संस्कृति का जो निम्नलिखित में से सबसे जो आयाम है वो कौन सा नहीं है? तो 3 आयाम ऊपर के तो ये होते हैं, बाकी जो ये वाला जनमत की अभिव्यक्ति यही आयाम नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ कि राजनीतिक संस्कृति का कौन सा आधार नहीं है? राजनीतिक संस्कृति का कौन सा आधार नहीं भाई? तो ऐतिहासिक मूलाधार होता है, भौगोलिक मूलाधार भी होता है, सामाजिक आर्थिक मूलाधार भी होता है, सांस्कृतिक मूलाधार ये नहीं होता राजनीतिक संस्कृति का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि विचार तंत्र और राजनीति। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है? प्रश्न है कि विचार तंत्र और राजनीतिक संस्कृति में विभाजक रेखा का मतलब रेखा बहुत पतली है, ये कथन है। ये कथन किसका है? प्रश्न क्या है कि विचार तंत्र और राजनीतिक संस्कृति में विभाजक रेखा बहुत पतली है, यह कथन किसका है भाई? यह कथन किसका है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन ए.आर. बार महोदय का। किसका है? ए.आर. बार महोदय का ये कथन है। किसका है भाई? ए.आर. बार महोदय के द्वारा ये कथन कहा गया। कौन सा कथन? तो ये कथन जो मैंने आपको यहाँ पर कह सुनाया, कौन सा कथन है कि विचार तंत्र और राजनीति संस्कृति
में विभाजक रेखा बहुत पतली है। सांस्कृतिक मतलब राजनीतिक संस्कृति में विभाजक रेखा जो है वो बहुत पतली है, यानी कि विचार तंत्र और राजनीतिक जो संस्कृति होती है इसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? AR बाल। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके समक्ष आ चुका है, राजनीतिक सहभागिता से संबंधित सिद्धांत है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक सहभागिता से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? सॉरी, कितने सिद्धांत है? राजनीतिक सहभागिता से संबंधित सिद्धांत कितने हैं? 3 है, 2 है, 5 है, 6 है? भाई 2 सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजनीति में व्यक्ति की पेशेवर भूमिका कही जाने वाली गतिविधियाँ हैं। राजनीति में व्यक्ति की पेशेवर भूमिका कही जाने वाली गतिविधियाँ हैं, तो भाई कौन सी गतिविधियाँ हैं? ऑप्शन ए दिया है दर्शक, बी दिया है सांस्कृतिक मतलब कि सांक्रातिक, और डी दिया है आपका, डी क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है आपका ऊपर एक सभी और सी दिया हुआ लड़ाकू। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो राजनीति में व्यक्ति की पेशेवर भूमिका कही जाने वाली जो गतिविधि है वो होती है लड़ाकू। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सहभागिता से राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ती है, यह मानना किसका है? यह मानना किसका है कि राजनीतिक सहभागिता से राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ती है? ये मानना है रॉबर्ट डहल महोदय का। किसका है? रॉबर्ट डहल महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी कि आ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राजनीति में सहभागी लोगों में मात्रात्मक अंतरों की बात किसने की है? प्रश्न है, राजनीति में सहभागी लोगों में मात्रात्मक अंतरों की बात किसने की है? गिलब्राथ ने, एप्टर ने, और या फिर मैकग्लोस्की ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजनीति में सहभागी लोगों में मात्रात्मक अंतरों की बात करी है गिलब्राथ महोदय ने। किसने करी है? गिलब्राथ महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राजनीतिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु कितने दृष्टिकोण प्रचलित हुए हैं? राजनीतिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु कितने दृष्टिकोण प्रचलित हुए हैं? ऑप्शन है ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो राजनीतिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मुख्य रूप से 2 जो है दृष्टिकोण प्रचलित हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एस्पेक्ट्स ऑफ पोर्टिकल जो है पोर्ट्रेटिकल डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? लुसियन पाई के द्वारा पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन ए में दिया लुसियन पाई, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राजनीतिक विकास का अभिप्राय मुख्यतया लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से सरकार पर लोक जो है नियंत्रण के विकास से है। क्या? फिर से सुनिए कथन, ये परिभाषा है राजनीतिक विकास की परिभाषा, या फिर एक प्रकार से जो है लोक नियंत्रण के विकास के बारे में या फिर लोकतंत्रीकरण के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास कहा गया कि राजनीतिक विकास का अभिप्राय। राजनीतिक विकास की परिभाषा को देते हुए किस विद्वान ने ऐसा कहा कि राजनीतिक विकास का अभिप्राय मुख्यतया लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से सरकार पर लोक नियंत्रण के विकास से होता है। ये परिभाषा किसने दी राजनीतिक विकास की? तो किसने दी है? LW रिक्स महोदय की परिभाषा है, बड़ी फेमस परिभाषा है। किसकी? LW रिक्स महोदय की। ऑप्शन ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर वही होंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लुसियन पाई। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की व्याख्या कितने जो है बिंदुओं में दी है? लुसियन पाई महोदय ने राजनीतिक विकास की व्याख्या कितने बिंदुओं में दी है? तो भाई कितने बिंदुओं में दी है लुसियन पाई ने? 4 बिंदुओं में दी है। पाई बटा 4 कितना? पाई बटा 7 कितना मान होता है पाई का? तो पाई बटा 7। तो ऐसे सोचिए कि पाई का मान कितना है? 4। ऐसे सोच करके तो जब भी लुसियन पाई के राजनीतिक विकास की बात करें तो 4 बिंदुओं पर फोकस उन्होंने किया है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी दोस्तों के पास। ओके, चले अगला प्रश्न है, किस विचारक ने यह घोषित किया कि वह पहला अराजकतावादी है? अरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस जो है वीडियो का, एग्जाम में आपके छप सकता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया कि किस विचारक ने यह घोषित किया कि वह पहला अराजकतावादी है? तो ये बात कही सबसे पहले घोषित करी किसने? बाकुनिन महोदय ने। बाकुनिन किसने करी है? बाकुनिन महोदय ने। बाकुनिन महोदय। ऑप्शन नंबर सी में दिया बाकुनिन, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यह पुस्तक विकास में सहचर्य का तत्व, ये पुस्तक है, ये पुस्तक किस विचारक ने लिखी है?
यानी डैश विचारक ने लिखी। डैश में क्या भरा जाएगा, प्रोधा या टॉलस्टॉय या जो है क्रापोक्टिन या फिर जो है क्रापोटकिन या फिर हॉब्स। तो इस पुस्तक को लिखने वाले कौन है भाई, विकास में सहचर्य का तत्व। विकास में सहचर्य का तत्व, ये पुस्तक का नाम, इसको लिखा है किसने लिखा है क्रापोटकिन। किसने लिखा, क्रापोटकिन महोदय ने। ऑप्शन सी वाले हैं। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। यह पुस्तक यानी कि गॉड एंड स्टेट मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये पुस्तक किस विचारक की है, गॉड एंड स्टेट। तो इसको किसने लिखा है, इसको लिखने वाले जो विद्वान है वो कौन है, माइकल बाकुनिन। कौन है, माइकल बाकुनिन। ऑप्शन ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक समाजवादियों में गणना की जाती है। प्रारंभिक समाजवादियों में किसकी गणना की जाती है, कार्ल मार्क्स की या फिर एंजल्स की या लेनिन की या प्लेटो की। तो प्रारंभिक समाजवादियों की बात की जाए, प्रारंभिक समाजवादियों की गणना की जाती है तो प्लेटो की प्रारंभिक समाजवादियों में गणना की जाती, किसकी, प्लेटो की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रारंभिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम किसका है, ईसाई, कार्ल मार्क्स या लेनिन या फिर माओ का। तो बताइए, प्रारंभिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम किसका है, ईसाइयों का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, ईसाई। अगला प्रस्ताव के समक्ष है, समाजवादी विचारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। समाजवादी विचारों की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण रचना इनमें से है वो कौन सी है, थॉमस मूर की एक रचना है, उसका नाम क्या है, यूटोपिया। क्या रचना है, यूटोपिया। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, ऑप्शन नंबर बी में दी है। अगला प्रस्ताव देखिएगा। इंग्लैंड के समतावादियों के आंदोलन का संबंध था, राष्ट्रवाद से संबंध था या अराजकतावाद से संबंध था या व्यक्तिवाद से संबंध था या समाजवाद से संबंध था। तो भाई इंग्लैंड के जो है समतावादी थे, समतावादी के आंदोलन का जो संबंध था वो समाजवाद से था। कितने से नाम से, समतावादी या समाजवादी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी, समाजवादी संबंध से। ओके, समाजवादी संबंध था, समाजवाद से संबंध था इसका। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रारंभिक समाजवादियों की विचारधारा का आधार नहीं था। प्रारंभिक समाजवादियों की विचारधारा का आधार क्या नहीं था, मानवीयता नहीं थी या नैतिकता नहीं था या सामाजिक सुधार नहीं था या वर्ग संघर्ष नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रारंभिक समाजवादियों की विचारधारा का आधार वर्ग संघर्ष नहीं होता है। ये बाद में चल करके कार्ल मार्क्स जो है आते हैं, उन्होंने इस विचारधारा को पनपाया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फ्रांस के काल्पनिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम है। फ्रांस के काल्पनिक समाजवादियों में उल्लेखनीय नाम है, किसका नाम है भाई, उल्लेखनीय नाम किसका है, सेंट साइमन का है या चार्ल्स हॉल का है या रिकार्डो का है या फिर रॉबर्ट ओवन का है, किसका है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रांस के काल्पनिक समाजवादियों में नाम उल्लेखनीय किसका है, सेंट साइमन का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यूरोप के कुछ आदर्शवादी समाजवादियों ने सामुदायिक जीवन में कुछ प्रयोग किए थे जिनके द्वारा व्यक्ति को दी गई थी, क्या दी गई थी व्यक्तियों को, तो जो है देहाती सादगी दी गई थी। क्या दी गई थी, देहाती सादगी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यह किसने कहा था कि पूर्धो नक से सिख तक टुटपुंजिया बुर्जुआ वर्ग के दार्शनिक और अर्थशास्त्री हैं। क्या प्रूधो जो थे या प्रोधो जो थे वो नख से सिख तक टुटपुंजिया बुजुर्वा वर्ग के दार्शनिक और अर्थशास्त्री हैं। ये कार्ल मार्क्स ने कहा या हीगल ने कहा, रॉबर्ट ओवन ने कहा या थॉमस मोर ने कहा था। तो ये बात किसने कही थी, कार्ल मार्क्स ने कही थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, कार्ल मार्क्स ने बात कही थी। आइए अगले प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए अगले स्लाइड के। अगली स्लाइड आपके समक्ष प्रस्तुत हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। अगली स्लाइड आपके समक्ष आ चुकी है, तैयार हो जाइए रण में और फटाफट से बता दीजिए कि आपसे आगे कोई नहीं दुनिया में। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और दबा करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे हम उसी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है मेरे भाई, फटाफट से जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण कहा। किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण कहा, लास्ट चरण कहा, किसने कहा था, ये कथन कहा था मेरे प्यारे दोस्तों लेनिन महोदय ने। BI लेनिन महोदय। ऑप्शन सी में दिए, यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने नव उपनिवेशवाद जो है पदबंध गढ़ा। किसने नव उपनिवेशवाद पदबंध गढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू ने या जो है कोम एन क्रूमाह ने या जोसेफ स्टालिन ने या मोरिस डॉब ने। किसने, फटाफट से बताने का प्रयास करें, किसने नव उपनिवेशवाद पदबंध गढ़ा था, किसने गढ़ा था भाई,
तो कोअम एनक्रुमा ने गढ़ा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस सन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जो थे, उन्होंने अपने 14 सूत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर बल दिया था। तो ये किस सन की बात है भाई? तो सन था उस समय 1916 यानी कि 1916। ऑप्शन ए में दिया 1916, करेक्ट आंसर वही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस सन में इटली व जर्मनी राज्य बन गए? किस सन में इटली व जर्मनी राष्ट्र राज्य बन गए थे? किस सन की बात है भाई? 1873। जी हाँ, 1873 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जर्मनी के किस किस विचारक ने राष्ट्रवाद को एक प्रकार का संस्कृतिवाद माना? जर्मनी के किस किस विचारक ने राष्ट्रवाद को एक प्रकार का संस्कृतिवाद माना? तो किस किस विचारक ने माना था भाई? फिक्टे महोदय ने माना था। किसने माना था? फिक्टे महोदय ने माना था इसको। ऑप्शन बी में दिए फिक्टे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सन 1983 ईस्वी में जो है गेलेनर ने किसको आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा? प्रश्न एक बार फिर से, सन 1983 ईस्वी में गेलेनर महोदय ने किसको आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा? राष्ट्रवाद को जोड़ा था, या समाजवाद को जोड़ा था, या उदारवाद को जोड़ा था, या संस्कृतिवाद को जोड़ा था? तो किसको जोड़ा था भाई? राष्ट्रवाद को जोड़ा था। किसको? राष्ट्रवाद को। ऑप्शन यानी कि नेशनलिज्म। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत की नवीन प्रवृत्ति कौन सी है? राजनीतिक सिद्धांत की नवीन प्रवृत्ति कौन सी है? नारीवाद नवीन प्रवृत्ति है, बिल्कुल। समतावाद भी नवीन प्रवृत्ति, और अलगाव भी नवीन प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी नवीन प्रवृत्तियाँ हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निजीकरण किस देश में अपनाया गया है? जापान में। निजीकरण किस देश में अपनाया गया है? फ्रांस में, जापान में, अमेरिका में, या सभी में? तो भाई फ्रांस, जापान, अमेरिका सभी में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजीकरण के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजीकरण यानी प्राइवेटेशन जो होता है उसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? बी शासनीकरण, या बी नियोजनीकरण, या फिर जो है विपणीकरण, या फिर उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो जो है बी शासनीकरण। बी शासनीकरण जो है ये कहीं ना कहीं पे निजीकरण के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बी शासनीकरण। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्वीकरण में कौन सा प्रभाव भारत में प्रतिकूल प्रभाव है? प्रश्न क्या है आपका कि विश्वीकरण में कौन सा प्रभाव भारत में प्रतिकूल प्रभाव है? तो भाई जो लाभ का निर्यात, यानी अगर लाभ को आप जो है दे देते हो, बेच देते हो, तो लाभ का जो निर्यात है ना, लाभ का जो निर्यात है भाई ना, यही जो होता है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कौन सा प्रभाव डालेगा? ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा आप पर। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, लाभ का निर्यात। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। और विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया था 10 दिसंबर को ही मनाया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है भाई? मानवाधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया भाई? तो कब पारित किया गया? 2003 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो नियुक्ति आयोग की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नारीवाद आंदोलन का उदय हुआ। नारीवाद आंदोलन का उदय कब हुआ था? 1970 ईस्वी में नारीवाद आंदोलन जो था उसका उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मार्क्सवाद के प्रवर्तकों ने नारीवाद पर विचार किया। मार्क्सवाद के प्रवर्तकों ने नारीवाद पर क्या विचार कब व्यक्त किया था? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, या फिर 19वीं शताब्दी में? तो मार्क्सवाद के प्रवर्तकों ने नारीवाद पर जो विचार व्यक्त किया था वो 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष नारीवाद की मुख्य धाराएं हैं। नारीवाद की मुख्य धाराएं कौन कौन सी भाई? नारीवाद की मुख्य धाराएं, उदारवादी धारा,
या फिर अमूल परिवर्तन की धारा, परिवर्तनवादी धारा, या समाजवादी धारा, या फिर ये सभी। तो नारीवाद की जो मुख्य धाराएं हैं, सारी की सारी धाराएं नारीवाद की है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समान वेतन अधिनियम कब पारित हुआ? समान वेतन अधिनियम कब पारित हुआ भाई? समान वेतन अधिनियम जो हुआ है वो कब पारित हुआ? समान वेतन अधिनियम कब पारित हुआ? 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शीला रोबाथम समर्थक है, शीला रोबाथम समर्थक है उदारवादी धारा की, या अमूल परिवर्तनवादी धारा की, या समाजवादी धारा की? भाई समाजवादी धारा की जो है इसी की समर्थक है। कौन? शीला रोबाथम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले संसदात्मक शासन का प्रचलन हुआ? किस में हुआ भाई? भारत में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, या स्विट्जरलैंड में हुआ, या यूनान में हुआ? तो किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में जो है सबसे पहले संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन हुआ है। किसमें? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख लक्षण। संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख लक्षण क्या है? संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख लक्षण है, ऑप्शन ए व्यक्ति शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन बी है शक्तियों का घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन सी है लिखित संविधान, ऑप्शन डी है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। तो संसदीय शासन प्रणाली का जो प्रमुख लक्षण है, संसदीय शासन प्रणाली के जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? शक्तियों का घनिष्ठ संबंध। क्या है? शक्तियों का घनिष्ठ संबंध। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, सब एक के लिए और एक के लिए सब कहावत किस शासन प्रणाली पर लागू होती है? सब एक के लिए और एक सब के लिए, ये कहावत जो है किस शासन प्रणाली पर लागू होती है? निम्न में से संसदात्मक शासन व्यवस्था पर, या एकात्मक शासन व्यवस्था पर, या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर, या संघात्मक शासन व्यवस्था पर? तो भाई ये व्यवस्था जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं विस्तार से। हर एक मुद्दे को समझाने का प्रयास रहेगा, एक भी मुद्दा आपसे छूटेगा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, एक बार इसको जरा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपके समक्ष, प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न आपका दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक शासन की सफलता जनमत की सफलता और इस बात पर निर्भर करती है कि लोकमत सरकार के कार्यों और नीतियों को किस सीमा तक नियंत्रित करता है। यह कथन किस विद्वान का? एक बार कथन फिर से सुनिएगा। लोकतांत्रिक शासन की सफलता जनमत की सफलता और इस बात पर निर्भर करती है कि लोकमत सरकार के कार्यों और नीतियों को किस सीमा तक नियंत्रित करता है। ये एक विद्वान जो कहे हैं, मतलब किस जो गैटल महोदय हैं, उन्होंने इस कथन को कहा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, गैटल महोदय। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किसने कहा कि न्याय वह कड़ी है जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुता यानी सहयोग के मामलों को जोड़ती है? किसने कहा कि न्याय वह कड़ी होती है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मामलों को क्या करती है? आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये कथन किसका है भाई? बारकर महोदय का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, बारकर महोदय। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या? जैसा करोगे वैसा भरोगे किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये दैवीय न्याय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। कहते नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तितस फल चाखा। तो जो दैवीय न्याय होता है ये जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, ऐसा सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में भी न्याय उपलब्ध हो सकता है? विधि शास्त्रवादी में, या मार्क्सवादी में, या उदारवादी में, या लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत में? तो भाई किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? यानी ऐसा समाज जो जिस समाज में कोई वर्ग ना हो वहीं पर जो है न्याय उपलब्ध हो पाएगा। ऐसा बात किसने कही थी? कार्ल मार्क्स ने कही थी। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, मार्क्सवादी। ओके, अगला प्रश्न है, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस। आ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? आ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है इसको लिखने का कार्य किसने किया था? जॉन रॉल्स की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं जॉन रॉल्स, करेक्ट आंसर वही होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अन्याय होता है जब धन का जो है लालची शासक बन जाता है?
यानी किसने कहा कि अन्याय होता है जब धन का लालची शासक बन जाता है तब। ये करेक्ट, ये ऑप्शन किसका, यानी कि अगर धन का लालची शासक बन जाएगा तो तब अन्याय होगा। तो ये बात किसने कही थी? प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन ए में दिया प्लेटो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू किसे सर्वशक्तिमान मानते हैं? हिंदू ईश्वर या भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं, खुदा को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, इनमें से सभी को मानते हैं। तो हिंदू जो है वह ईश्वर या भगवान को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए करेक्ट होगा। तो हिंदू किसको मानते हैं भाई? सर्वशक्तिमान। किसको मानते हैं? ईश्वर को, यानी भगवान को मानते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है भाई? सभी धर्मों की स्वतंत्रता। बिल्कुल, सभी धर्मों की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। यही धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जो आपका जो धर्मनिरपेक्षता होती है, यानी सेकुलरिज्म जिसको आप कहते हैं, उसका मतलब है कि सभी धर्म को जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ओके, अगला प्रश्न आपके समझ, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आधार्मिक होना नहीं है, वरन इसका अभिप्राय है कि सभी धर्मों का आदर करना। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को देते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आधार्मिक होना नहीं है, वरन इसका अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भारत में आखिरकार धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक जो है देश है, बिल्कुल इसके कारण से है। दूसरा, इसमें प्रत्येक धर्म का आदर किया जाता है, इससे भी धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है। और इसके होने से भारत उन्नति कर सकेगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में दिया उपयुक्त सभी कारणों से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डी वाला। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र हैं। धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र कौन से हैं भाई? तो पवित्रता और पवित्रता की धारणा, ये धर्मनिरपेक्षता का क्षेत्र है। जीवन चक्र और कर्मकांड ये भी है। सामाजिक संरचना ये भी है, यानी कि ये सभी हैं उपयुक्त डी। ओके, मैंने उपयुक्त सभी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का आविष्कार किसने किया? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? हियर ने, कीन्स ने, या रॉबिन्स ने, या मार्शल ने? किसने किया था? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो आविष्कार किया है वो हियर महोदय ने किया। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर ये होंगे। अगला प्रश्न है, आदर्श निर्वाचन प्रणाली के तत्व हैं। आदर्श निर्वाचन प्रणाली के तत्व कौन कौन से हैं भाई? वयस्क मताधिकार, बिल्कुल। ऑप्शन बी है गुप्त मतदान, ये भी होना चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव, ये भी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। आदर्श निर्वाचन प्रणाली के तत्व कौन कौन से? वयस्क मताधिकार, यानी कि जब व्यक्ति वयस्क हो जाए तब आप वोट डालने के अधिकारी हो। गुप्तदान, यानी कि गुप्त मतलब कि मतदान जो है किसी को दिखाई ना पड़े, जो व्यक्ति डाले वही जान पाए कि किसको मैंने दिया है। और प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। ओके, जनता खुद ही वोट दे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वयस्क मताधिकार के गुण क्या क्या हैं? वयस्क मताधिकार के गुण, लोकतंत्र का आधार, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, या व्यक्ति के स्वाभिमान के अनुकूल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बिल्कुल उपयुक्त सभी, यानी कि वयस्क मताधिकार के गुण ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त सभी, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपके कौन है भाई? रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो। किसने लिखा है रिपब्लिक पुस्तक? प्लेटो ने लिखा है ना, बिल्कुल। तो क्या लगाएंगे भाई? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, इंग्लैंड में सर्वप्रथम स्त्रियों को मताधिकार कब प्रदान किया गया? इंग्लैंड में सर्वप्रथम स्त्रियों को मताधिकार कब प्रदान किया गया था भाई? इंग्लैंड में सर्वप्रथम स्त्रियों को मताधिकार कब प्रदान किया गया था? 1918 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 1918। अगला प्रश्न देखिएगा, किसे उत्तर आधुनिकवादी सिद्धांतकारों में नहीं गिना जा सकता है? किसे उत्तर आधुनिक मतलब कि आधुनिकवादी सिद्धांतकारों में नहीं गिना जा सकता? किसको नहीं गिना जा सकता भाई? तो जानिए, जेम्स जो है डेरिडा को गिना जा सकता है, जीन्स फ्रांसोई लायोटोर्ड को भी गिना सकता है, माइकल फुकाल्ट भी हो सकते हैं, मार्टिन जो है मार्टिन जो हीडेगर है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए अपना। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है, आधुनिकवाद किस व्यवस्था का समर्थन करता है? आधुनिकवाद किस व्यवस्था का समर्थन करता है भाई? किसका समर्थन करता है आधुनिकवाद? जो उत्तर आधुनिकवाद किस व्यवस्था का समर्थन करता है? उत्तर आधुनिकवाद जो है ये सकारात्मक जो है उदारवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। किसका? सकारात्मक उदारवादी व्यवस्था का जो है क्या करता है? समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, किसने भगवान की मृत्यु का सूत्र गढ़ा? किसने भगवान की मृत्यु का सूत्र गढ़ा था? मार्क्स ने, इलिग ने, या फिर नीत्शे ने, या फिर फुकाल्ट ने? तो किसने?
फोकाल्ट ने, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। भगवान की मृत्यु का सूत्र किसने गढ़ा? फोकाल्ट ने, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समझ संविधानवाद आधारित है। संविधानवाद किस पर आधारित है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आठवां प्रश्न आपके समक्ष है। संविधानवाद आधारित है। संविधानवाद संस्कृति पर आधारित है, बिल्कुल है। राष्ट्र पर है, बिल्कुल। संविधान पर है, तो हाँ संविधान पर है ही। इन सभी पर जो है आधारित है। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। सर्वाधिकार का इनमें से कौन सा रूप है? सर्वाधिकार का इनमें से कौन सा रूप है भाई सर्वाधिकार का? तो सर्वाधिकार का जो है ये फासिस्टवाद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। फासिस्टवाद, सर्वाधिकार। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध या बाहर कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध या बाहर कुछ भी नहीं। कल भी मैंने इस प्रश्न को बताया था। ये कथन किसका? मुसोलिनी का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। बुद्धि विरोधी दर्शन किसे कहा जाता है? बुद्धि विरोधी दर्शन किसे कहा जाता है? सर्वाधिकारवादी को बुद्धि विरोधी दर्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सर्वाधिकारवाद किस दर्शन का उपासक है? सर्वाधिकारवाद जो है किस दर्शन का उपासक है भाई? सर्वाधिकारवाद जो है किस दर्शन का उपासक है? तो मैकबेलियन दर्शन का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। मेरा देश चाहे सही हो या गलत हो, मुझे उसका समर्थन करना है, यह कथन किस राज्य के पक्ष में है? यह कथन किस राज्य के पक्ष में है? सर्वाधिकारवादी जो राज्य होते हैं वो यही मानते हैं, चाहे हमारा देश गलत हो चाहे सही हो, हमें उसका समर्थन करना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। सर्वाधिकारवादी राज्य। अगला प्रश्न है। जनमत की विशेषता है। जनमत की विशेषता क्या है भाई? जनमत की क्या विशेषता है? जन साधारण का मत, बिल्कुल। विवेक पर आधारित अस्थायी विचार, ये भी हो सकता है। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित, बिल्कुल होता है। यानी डी में दिया आपका ऊपर सभी, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वही मत वास्तविक जनमत होता है जो कल्याण की भावना से प्रेरित हो, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भाई? वही मत वास्तविक जनमत हो सकता है जो कल्याण की भावना से प्रेरित हो, यह कथन किसका है? डॉक्टर बेनी प्रसाद का। किसका है? डॉक्टर बेनी प्रसाद का। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। पब्लिक ओपिनियन पॉपुलर गवर्नमेंट। पब्लिक ओपिनियन जो है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? लाबेल महोदय। कौन है? लाबेल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। लाबेल महोदय की पुस्तक है। अगला प्रश्न। जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन। जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है, कथन किसका है? सर हेनरी मैन का कथन। किसका है? सर हेनरी मैन के द्वारा कथन कहा गया है कि जो है जनता की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है। किसने कहा? सर हेनरी मैन ने कहा। क्या कहा? जनता की आवाज़ ही हमारी आवाज़ है। क्या कहा? जनता की आवाज़ ही हमारी आवाज़ है। किसने कहा? सर हेनरी मैन ने कहा। किसने कहा? सर हेनरी मैन ने कहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया भाई। अगला प्रश्न क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर देखिएगा। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि कौन करते हैं भाई? लॉक करते हैं, जॉन लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। फ्रेंच क्रांति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? फ्रेंच क्रांति यानी जो फ्रांस की क्रांति, इसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? रूसो का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। रूसो की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? रूसो की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से वह कौन सा विचारक है जिसके राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद और लोकतंत्र संबंधी विचार एक साथ दिखलाई देते हैं? बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा विचारक जिसके राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद और लोकतंत्र संबंधित तमाम सारे विचार दिखलाई पड़ते एक साथ? तो रूसो है विचारक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा। किस विचारक को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है? किस विचारक को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रूसो को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र यह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन भी किसका है? रूसो का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। वह अपनी रचनाओं के लिए तो जो है विश्वविख्यात है ही, परंतु उसका जीवन भी अत्यंत उत्तेजनापूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है, यह किस विचारक पर लागू होता है? प्रश्न क्या है कि वह अपनी रचनाओं के लिए तो विश्वविख्यात है ही, परंतु उसका जीवन भी अत्यंत उत्तेजनापूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है, ये किस विचारक पर लागू होता है? ये रूसो पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रकृति की ओर चलो यानी कि बैक टू द नेचर, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी किसका है? रूसो का ही ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं। अगला प्रश्न है। हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। देखिए बड़े ध्यान सुनिएगा।
रूसो का ही कथन है। कथन क्या है? हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ये कथन भी किसका? रूसो का। ऑप्शन नंबर इसका ए दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। फटाफट से बड़ी तेजी के साथ हम बढ़ते, बड़े कम समय में आप लोगों के समक्ष 90 प्रश्न के आसपास आप लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आइए हम और आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब भाई हम बात कर लेते हैं और भी प्रश्नों की। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास का साधन है। राजनीतिक विकास के साधन क्या क्या है? राजनीतिक दल बिल्कुल है, सेना है, क्रांतिकारी नेता भी हैं। तो राजनीतिक विकास के साधन की बात की जाए तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण चयन करने की योग्यता व अन्वेषण तथा प्रशासनात्मक धारणाओं से संबंध है। यह कथन किसका है? प्रश्न क्या है? फिर से एक बार सुनिए। आधुनिकीकरण चयन करने की योग्यता व अन्वेषण तथा प्रशासनात्मक धारणाओं से संबंध है। यह कथन किसका है? यह कथन भाई इनमें से किसी का नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य का नैतिक प्रत्यय है। राज्य का नैतिक प्रत्यय क्या है? राज्य का नैतिक प्रत्यय क्या है? यह कथन किसका है? राज्य का नैतिक प्रत्यय है। यह कथन किसका है? हीगल का, ग्रीन का, या बोसांके का, या फिक्टे का? तो कथन किसका है भाई? बोसांके का। ऑप्शन नंबर डी सी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, यह कथन किसका है कि यदि कोई विधि मेरी विधि नहीं तो यह वैज्ञानिक विधि नहीं है। यदि कोई विधि मेरी विधि नहीं तो यह वैज्ञानिक विधि नहीं है। यह कथन किसका है? हीगल महोदय का कथन है। ऑप्शन नंबर ए में दिए हीगल। अगला प्रश्न देखिएगा, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं आपके कौन? हीगल महोदय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक है दुर्भाग्यवश उसे समझना उतना ही कठिन है। हीगल जितना महत्वपूर्ण दार्शनिक है दुर्भाग्यवश उसे समझना उतना ही कठिन है। ये कथन किसका है? ये कथन वेपर महोदय उसके बारे में कहते हैं, वेपर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि राज्य हमारे विरुद्ध बल प्रयोग इस उद्देश्य से करता है कि हम स्वतंत्र हो सकें। तो राज्य हमारे विरुद्ध बल का प्रयोग इस उद्देश्य से करता है ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। यह कथन किसका? यह कथन रूसो का है। ऑप्शन नंबर डी में दिए रूसो। अगला प्रश्न देखिएगा, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के रूप में व्यक्तिवाद कौन सी शताब्दी की उपलब्धि है? तो कौन सी शताब्दी की उपलब्धि? व्यक्तिवाद भाई 19वीं शताब्दी की उपलब्धि। ऑप्शन नंबर डी दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तिवाद का मूल स्रोत कहाँ के सोफिस्ट विचारकों से प्राप्त होता है? तो कहाँ के सोफिस्ट विचारकों से प्राप्त होता है भाई व्यक्तिवाद? तो यूनान के सोफिस्ट विचारकों से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि प्राणी विज्ञान से नवीन युक्तियाँ ग्रहण का व्यक्तिवाद का समर्थन किया। क्या है? प्राणी विज्ञान से नवीन युक्तियाँ ग्रहण कर व्यक्तिवाद का समर्थन किया। किसने किया भाई? किसने किया समर्थन व्यक्तिवाद का? किसने किया इनमें से? हर्बर्ट स्पेंसर ने, फ्रीमैन ने, बेंथम ने, या लास्की ने? किसने किया है? किसने किया? तो किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर इसका यही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अराजकता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अराजकता जो शब्द है ये यूनानी भाषा के शब्द से बना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अनाक्रिया। अनाक्रिया शब्द का अर्थ क्या है? अनाक्रिया शब्द का क्या अर्थ होता है भाई? शासन का अभाव यानी शासन की कमी। अनाक्रिया माने शासन की कमी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी और आप लोगों के समक्ष मैंने मॉडल पेपर प्रस्तुत करा जो है पॉलिटिकल साइंस का। इससे पहले एक मॉडल पेपर मैंने और दे दिया, इसको जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाला जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लिखित वाला मॉडल पेपर मैं जल्द ही दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया, बहुत सारे प्रश्न इसमें मैंने बताए हैं और आज का वीडियो तो आप लोगों के समक्ष बहुत ही सारे प्रश्नों को लेकर के आया ही। इस प्रकार से आप लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से हो गई। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपना प्यार दुलार इसी प्रकार से बनाए रखिएगा और हम जो है मिलते रहेंगे समय समय पर आपको इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के साथ। आपके सब्जेक्ट वगैरह जो भी बच रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे, मैं उन सभी सब्जेक्ट पर वीडियो आपको देने का प्रयास अवश्य करूंगा। ओके, बात ध्यान रखेंगे और भी तमाम सारे जो प्रश्न होंगे आप लोग जो है बताने का मैं देखूंगा और जो भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे उसको बताने का प्रयास। आपकी परीक्षा अच्छी हो, बेस्ट ऑफ लक सभी को। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग शेयर करेंगे वीडियो को। एक पुस्तक है भाई द ग्रेट सोसाइटी पुस्तक, ये इसके लेखक हैं ग्राह वालास। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ सकते हैं। कौन? द ग्रेट सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? ग्राह वालास। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्राह वालास जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने विस्तार से हर एक चीज़ को समझा। तो आइए हम फिर जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा हर एक वीडियो में।
और आपके जो सब्जेक्ट हैं उसको कमेंट सेक्शन में करेंगे। बाकी ये सारे के सारे प्रश्न आपके हो ही गए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। एक बात और आपको बता दूं कि और जो सब्जेक्ट है जैसे सोशियोलॉजी हो गया, या इसी प्रकार से आपका पॉलिटिकल साइंस का तो मैंने दे ही दिया 2 मॉडल पेपर। इसके अलावा सोशियोलॉजी का एक दिया है भी चैप्टर 1 के नाम से, उसको देख लीजिएगा। और सोशियोलॉजी का भी इसी प्रकार से मैं दे दूंगा, जैसे कि तमाम सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और फिर लिखित भी मॉडल पेपर मैं दे दूंगा। ओके, तो परेशान ना हो, आपकी परीक्षा अगर लिखित होनी तो भी, ऑब्जेक्टिव होनी तो भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का आप सिलेबस कुछ सब्जेक्ट के आप देख सकते हैं, सिलेबस में सभी के डाल दूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। सिलेबस भी सभी के दे दूंगा, मॉडल पेपर सभी के दे दूंगा, और एक मॉडल पेपर नहीं दूंगा, 4-6 मॉडल पेपर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस केवल मॉडल पेपर अगर 5-6 अगर आप देख करके एग्जाम्स देने जाएंगे, निश्चित तौर पर आपका अच्छे अंक मिलेंगे आपको, और अच्छा करेंगे आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो फिर इसी प्रकार से तमाम सारे प्रश्न आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा। आप लोग अगर वीडियो पसंद आई है, सारे के सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, इन सभी प्रश्नों को जुटाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे, फटाफट से करिएगा। सभी लोग लाइक और शेयर करिए वीडियो को। ओके, चलिए ये सारे के सारे प्रश्न आपके हो गए। जो नए नए आए हो देख लीजिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है। वीडियो जब अपलोड हो जाएगी इसको आप लोग देख लीजिएगा, और किस सब्जेक्ट की चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हालांकि जो है आपके पेपर जो हैं जिस प्रकार से हो रहे हैं उसी हिसाब से मैं वीडियो देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप जो है हमारे पेपर आसानी से देख करके अच्छे अंक अपने प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से देखेंगे, उम्मीद यही कि बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और जो है आशा क्या है, सारी की सारी उम्मीदें आप पर टिकी, मतलब कि इसी हमारे पेपर पर है। और आप लोगों के कठिन आप लोग लगातार जो हमारे पास एसएमएस किए हैं, बहुत ज़्यादा एसएमएस हो गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा 2 वीडियो आपको दे दी जाए। मैंने सोचा पहले पूरा का पूरा चैप्टर आपको, हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन हम महत्वपूर्ण छांट करके आपको दिए जाए, ताकि आपके एग्जाम्स में, क्योंकि वहीं से आने हैं प्रश्न, तो इस प्रकार से मैंने सोचा था। तो लेकिन चैप्टर आपकी ज़्यादा है, इसीलिए जो है कल हमने शुरुआत के 10 चैप्टर के आपको जो है क्वेश्चन दिए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो चलिए फिर चला जाए। सभी लोग लाइक करेंगे, और गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट सभी को, राम राम, और सभी लोगों को नमस्ते। ओके, धन्यवाद सभी लोगों का हमारे साथ देने के लिए। इसी प्रकार से आप सभी लोग हर एक वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास। ओके, और अगर भाई अब देखिएगा, जिसको भी कुछ करना है वो आप जो है आसानी से कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।